एक हमारा पड़ोसी है नेपाल। ये खूब चर्चा में बना हुआ है। यहाँ जैनजी यानी कि युवाओं का एक आंदोलन चला और यहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एक नाम की खूब चर्चाएं हो रही हैं, वो नाम है सुशीला कार्की का। और इन्हें देश की कमान दी जा सकती है, दी जाने की बात हो रही है। आखिर कौन है सुशीला कार्की? इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? नेपाल से। तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 1972 में विराटनगर से स्नातक किया। 1975 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। यानी बनारस से, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जो बनारस आप लोग देखते हैं ना, यहां से पढ़ाई की हुई है। और आप देखेंगे कि 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 1979 में उन्होंने विराटनगर में वकालत की शुरुआत की और इसी दौरान 1985 में धारान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में वे सहायक अध्यापिका के रूप में भी कार्यरत रही। और आप देखिए, उनकी इस न्यायिक यात्रा का अहम पड़ाव 2009 में आया, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2010 में वे स्थायी न्यायाधीश बनी। 2016 में कुछ समय के लिए वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रही और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला। सुशीला कार्की के सख्त रवैये के कारण उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा। आरोप लगाया कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। प्रस्ताव आने के बाद जांच पूरी होने तक उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद से निलंबित कर दिया गया। और इस दौरान जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया। और बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ्तों में संसद को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में बनी जो सत्ता के दबाव में नहीं झुकी। भारत से रिश्तों पर सुशीला कार्की। तो इंटरव्यू में जब उनसे भारत से जुड़ाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने BHU से मैं पढ़ाई की और वहां की बहुत सी यादें हैं। मैं अपने शिक्षकों दोस्तों को आज भी याद करती हूँ। गंगा नदी, उसके किनारे हॉस्टल और गर्मियों की रातों में छत पर बैठकर बहती गंगा को निहारना मुझे आज भी याद है। उन्होंने यह भी कहा कि विराटनगर की रहने वाली जो भारत की सीमा से काफी नजदीक हैं। मेरे घर से सीमा के केवल लगभग 25 मील दूर है। मैं नियमित रूप से बॉर्डर मार्केट जाती थी। मैं हिंदी बोल सकती थी और उतनी अच्छी नहीं, लेकिन बोल सकती हूँ। भारत से उम्मीदों पर उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने हैं। सरकारें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जनता का रिश्ता बहुत गहरा है। मेरे बहुत से रिश्तेदार और परिचित भारत में हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो हमें भी आंसू आते हैं। हमारे बीच गहरी आत्मीयता और प्रेम है। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। हम बेहद करीबी हैं। हाँ, जैसे रसोई में बर्तन एक साथ में हो तो कभी कभी आवाज होती है, वैसे ही छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता मजबूत है। बता दें कि सुशीला कार्की के साथ ही इस आंदोलन में काठमांडू के मेयर बालिन शाह का नाम भी सुर्खियों में रहा है। बालिन शाह मई 2022 में जब पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बने तो यह सबके लिए चौंकाने वाला था। बालिन शाह ने नेपाली कांग्रेस की सजना सिंह को हराया था और शाह को 61,767 वोट मिले थे। सजना सिंह को 38,341 वोट मिले थे। और बालिन शाह आप देखे रैपर चुके सिंगर। नेपाल में जब जैनजी का आंदोलन शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग बालिन शाह से अपील कर रहे थे कि वे मेयर के पद से इस्तीफा देकर नेतृत्व करें। आज 35 साल के बालिन शाह ने नेपाल में जैनजी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वह सड़क पर नहीं उतरे थे। तो यही कहानी है सुशीला कार्की की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।